चलो स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी स्टार्ट किए थे, है ना। आज थोड़ा इसके बारे में लिख भी लेते हैं। हेडिंग डाल लो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, इसको मैंने कहा था कि अपन दो हेडिंग में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी को। एक रहेगा सॉलिड इन लिक्विड और एक गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो नीचे लिखना डेफिनेशन पहला। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, द solubility of a solid in a liquid, the solubility of a solid in a liquid at any temperature, at any temperature, the solubility of a solid in a liquid at any temperature is defined as the is defined as the is defined as the maximum amount of solid is defined as the maximum amount of the solid, आप सोल्यूट भी बोल सकते हो उसको, है ना, in grams which can dissolve in which can dissolve in which can dissolve in 100 gram of liquid, 100 gram of liquid to form the saturated solution, to form the saturated solution, to form the saturated solution. Saturated क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो रहा है, और इसी टाइप के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, इन विच नो मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व। ठीक है, तो सैचुरेटेड लिखना सही है। ठीक, ओके, टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of a solid in a liquid, factors affecting solubility of a solid in a liquid। दो फैक्टर्स देखे थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे सॉलिड इन अ लिक्विड के लिए? टेम्परेचर, दूसरा नहीं, प्रेशर तो गैस के लिए था। सॉलिड का हमने बोला था ना कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो उनका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेचर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला देखे थे ना, कि जो पोलार सॉल्यूट होंगे वो पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में। तो ये नेचर हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा किसी की भी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, उसमें नीचे लिखना the two important factors are the two important factors are the two important factors are first लिखना nature of the solute and the solvent, nature of the solute and the solvent। इसके बारे में एक लाइन लिख भी लेते हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, हाइफन डाल के लिखो कैसे डिपेंडेंसी है। इन जनरल a solid dissolves in a liquid, in general a solid dissolves in a liquid, in general a solid dissolves in a liquid which is chemically similar to it, which is chemically similar to it, which is chemically similar to it। That is like dissolves like dissolves like। First up, this statement means that
दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक के ब्रैकेट में पोलर लिख लेना, आयनिक कंपाउंड्स तो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, है ना। दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट आयनिक यानी कि ब्रैकेट में पोलर कंपाउंड dissolves in polar solvents. Ionic compounds यानी कि polar compounds dissolves in polar solvent like water, like water, like water, and very little soluble in, and very little soluble in, and very little soluble in, या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल बोल सकते हैं ना, या तो लिटिल सॉल्युबल या तो इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा, लाइक बेंजीन, ईथर, ये भी आपके सॉल्वेंट ही होते हैं बट नॉन पोलर नेचर के हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे पोलर पोलर में डिसॉल्व हो रहा है, वैसे नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। सिमिलरली नॉन पोलर सॉल्यूट, similarly non-polar solutes are dissolved in non-polar solvents. Non-polar solutes are dissolved in non-polar solvents. ठीक है, चलो सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर, टेम्परेचर लिख लो, सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर, ठीक है, इसमें लिखना on the basis of effect of temperature, on the basis of effect of temperature, the various ionic substances, on the basis of effect of temperature, the various ionic substances are divided into two categories, are divided into two categories, वही एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, है ना। ऐसा सॉल्युबिलिटी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा है एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी लिखना, फर्स्ट कैटेगरी, those whose solubility increases, those whose solubility increases, those whose solubility increases with increase in temperature, with increase in temperature. हाइफन डाल के लिखना, in this case, in this case, in this case, the process of dissolution is, in this case, the process of dissolution is endothermic. The process of dissolution is endothermic. एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, हीट इज एब्सॉर्ब, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट गिव्स यू सॉल्यूशन। तो द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड प्रेसिपिटेशन यानी कि क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इन टाइप के रिएक्शंस में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, और ये अपन ने किससे प्रूव किया था, ली चैटलियस प्रिंसिपल से, है ना। ये रिएक्शन लिख लो, वो लाइन लिखने के बाद कि in this case the
प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस, ये इक्वेशन लिख लेना, नीचे लिखना अप्लाइंग ली चैटलियर प्रिंसिपल, अप्लाइंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अप्लाइंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, LE ना, और फिर स्पेस देके चैटलियर्स, CHATLIER, EBN, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। Applying Lee Chatelier's principle, as the temperature is increased, as the temperature is increased, applying Lee Chatelier principle, as the temperature is increased, equilibrium will shift in a direction, as the temperature is increased, the equilibrium will shift in a direction in which the heat is absorbed, in which the heat is absorbed. है ना, अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ली चैटलियर प्रिंसिपल उस इफेक्ट को अंडू करने की बात कर रहा था कि जैसे अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा है और बैकवर्ड में टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि बैकवर्ड में हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और फॉरवर्ड में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर कम होगा। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, एंड टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल उसका अंडू इफेक्ट होगा। अंडू इफेक्ट मतलब टेम्परेचर कम होना, और टेम्परेचर कहां कम हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन में। बैकवर्ड में तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, ठीक है। तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, डिसोल्यूशन प्रोसेस फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो अप्लाइंग ली चैटलियर प्रिंसिपल, as the temperature is increased, equilibrium will shift in a direction in which the heat is absorbed, that is in the forward direction, that is in the forward direction, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी लिख लो इसकी। पहली कैटेगरी आपने क्या लिखी थी हेडिंग? those whose solubility increases with increase in temperature, है ना। अब क्या होगा दूसरी कैटेगरी? those whose solubility decreases with increase of temperature। ये सेकेंड कैटेगरी है जिसमें डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा रहेगा? एक्सोथर्मिक। सेकेंड कैटेगरी लिख लो जल्दी से हेडिंग, those whose solubility decreases with increase in temperature। अच्छा, ऊपर वाले में कुछ एग्जांपल्स लिख लेना अपन, एग्जांपल्स टूट गया एंडोथर्मिक वाले के लिए। जो फर्स्ट कैटेगरी थी ना, ऐसे सॉल्ट जिसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने से। एग्जांपल लिखना पहले वाली कैटेगरी का, NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, मतलब सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट समझ में आ रहे हैं हमको, है ना। क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। हाँ चलो, सेकंड कैटेगरी के हेडिंग डालनी है ना, दोज हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाइफन डाल के लिखना इसमें। In this case, the process of dissolution is exothermic. In this case, the process of dissolution is exothermic. In this case, the process of dissolution is exothermic. So stop. Again, applying Le Chatelier's principle. Again, applying Le Chatelier principle. Again, applying Le Chatelier's principle. कंप्लीट करोगे पूरा सेंटेंस अब पिछले वाले जैसा? क्या करना है अपन को? अभी क्या लिखना है? जैसा भी आपने लिखा ना कि अप्लाइंग ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड, इन द डायरेक्शन वेयर हीट इज रिलीज्ड। और वो कौन सा डायरेक्शन है? बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। कंप्लीट करो उसको।
ठीक है, फॉरवर्ड वाला एक्सो, बैकवर्ड वाला एंडो। डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका अंडू इफेक्ट क्या होगा? टेम्परेचर कम होना। टेम्परेचर कहां कम होगा? बैकवर्ड में, जहां पे हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, एक बार रीड करना क्या लिखे हो। ओके, इन दिस केस द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है। हाँ, हम्म हम्म, हीट इज एब्जॉर्ब, अभी भी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि हीट तो अपन बढ़ा ही रहे हैं ना, तो कम ही करना है, एब्जॉर्ब ही होगा दोनों केस में। ठीक है, दैट इज, देखो बैकवर्ड में तो एब्जॉर्ब हो रही है ना, सॉल्यूशन प्लस हीट गिव्स दिस, दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। पर एब्जॉर्ब आएगा वर्ड दोनों केस में, क्योंकि आप दोनों केस में देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, समझो इस बात को ना, हमने दोनों केस में टेम्परेचर बढ़ाया है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर अंडू इफेक्ट टेम्परेचर कम करना ही होगा, और टेम्परेचर कम तो एब्जॉर्ब के केस में ही होगा। अगर मैं यहाँ का टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लूं, है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे हीट कम हो जाएगी ना, टेम्परेचर कम हो जाएगा यहाँ का, अगर मैं हीट एब्जॉर्ब कर लेता हूं तो। पर अगर मैं हीट रिलीज कर रहा हूं तो यहाँ माहौल गर्म हो जाएगा ना, हीट बढ़ेगी ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? तो जहां भी आपको टेम्परेचर कम करना है, मतलब हीट शुड बी एब्जॉर्ब्ड, और जहां टेम्परेचर बढ़ाना है, हीट इज रिलीज्ड। हमने दोनों केस में टेम्परेचर बढ़ाने वाला केस ही लिखा है। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ पे ऐसा बोलते कि टेम्परेचर अगर मान लो आप कम करते हो, तो अंडू इफेक्ट में टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, और बढ़ कब रहा है? जब रिलीज होगी। टेम्परेचर कम तो हमेशा एब्जॉर्ब होने से ही कम होता है। ठीक है, चलो, तो ये दोनों आपके हो गए। एक इसका हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और एक हो गया आपका नेचर। ठीक है, तो दिस वाज सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। नोट करके एक लाइन लिख लेते हैं प्रेशर के लिए, नोट में लिख लेना, नोट में, नोट में लिखो, प्रेशर हैज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट, प्रेशर हैज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट, pressure has almost no effect on the solubility of a solid. Pressure has almost no effect on the solubility of a solid in a liquid. Pressure has almost no effect on the solubility of a solid in a liquid, because both are highly incompressible. बोथ आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। यहां बोथ बोले तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दोनों ही प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पहली कैटेगरी आपकी हो गई, सॉलिड एंड लिक्विड वाली। सेकेंड कैटेगरी डालना सॉलिबिलिटी की, विच इज अ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस लिख लो, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, solubility of gases in liquids। ठीक है, डेफिनेशन वैसी होगी जैसे अपन ने पीछे लिखी थी सॉलिड्स की लिक्विड्स में। पढ़ो एक बार क्या लिखे थे, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, डेफिनेशन से स्टार्ट किए थे ना, कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड in grams which can dissolve in 100 gram of solvent। ये लिखे थे, वैसे इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखना नीचे, the solubility of any gas in a particular liquid, the solubility of any gas, the solubility of any gas in a particular liquid the solubility of any gas in a particular liquid is the volume of gas in the is the volume of gas is the volume of gas
इन क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। आप सुनते हो ना, गाड़ी बोलते हैं 90 सीसी की गाड़ी है ना, 180 सीसी की गाड़ी है, 120 सीसी की गाड़ी है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर, इन क्यूबिक सेंटीमीटर दैट कैन डिसॉल्व इन, दैट कैन डिसॉल्व इन 1 cubic centimeter of the liquid, 1 cubic centimeter of the liquid that can dissolve in 1 cubic centimeter of the liquid, 1 centimeter cube of the liquid, है ना, to form the saturated solution, to form the saturated solution at a particular temperature and pressure, at a particular temperature and pressure. ठीक है। जनरली हम इसके सॉल्युबिलिटी को मोलालिटी, मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन से भी डिनोट करते हैं कि इतनी मोल फ्रैक्शन गैस डिसॉल्व हो गई है पानी में या लिक्विड में, ठीक है। देखिए अल्टीमेटली बनेगा सॉल्यूशन ही, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट है विच इज गैस, सॉल्वेंट है विच इज लिक्विड। दोनों का नंबर ऑफ मोल मुझे पता होगा NaNB, तो मैं XA निकाल लूंगा। लेट्स से अगर मेरा A है एक गैस और B आपका लिक्विड है, ये गैस है ये लिक्विड है, तो ये इसके अंदर कितनी डिसॉल्व हो रही है आप इसके XA क्वांटिटी से बता सकते हो। XA इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है एक्सप्रेस करने का, ठीक है। ओके, सब हेडिंग डालना, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of a gas in a liquid, factors affecting solubility of a gas in a liquid। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of a gas in a liquid। फर्स्ट फैक्टर लिखना, इसमें पहला फैक्टर नेचर है, नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। जो गैसेस ना पानी में जाने के बाद रिएक्ट कर जाती है ना, वो अच्छे से सॉल्युबल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2, CO2 जब H2 के साथ मिक्स होता है तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है H2CO3, तो इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। HCl गैस, HCl गैस जब पानी में मिक्स होगा तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होती है। वैसे ही अमोनिया NH3, अमोनिया गैस, ये जब पानी में मिलता है तो NH4OH बन जाता है, बेस, है ना। तो ऐसी गैसेस जो प्रॉपरली प्रॉपरली पानी के साथ रिएक्ट करती है ना, उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है पानी में। और जो पानी में रिएक्ट नहीं करती, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है बट वेरी टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट, ठीक है। वो ऑक्सीजन में वाटर इज सॉरी वाटर में ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन वेरी लिटिल एक्सटेंट। हमने उस दिन एक क्वेश्चन देखा था ना PPM वाले में कि 1030 ग्राम पानी में कितना कम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन वाज डिसॉल्व्ड। दैट इज द रीजन व्हाई कि हम उसको PPM में रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो उसकी क्वांटिटी थी जो सॉल्युबल हो रही थी वो बहुत ही कम थी, राइट। तो ऐसी गैसेस जो केमिकली रिएक्ट कर रही हैं वाटर या आपके सॉल्वेंट के साथ, उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और बाकी जो गैसेस है जो रिएक्ट नहीं कर रही है सॉल्वेंट के साथ, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। हाइफन डाल के लिखो एक लाइन। हाँ, हाँ, ये तो होता है डिसॉल्व, तब तो एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड। देखो इसमें गैसेस लाइक हाइड्रोजन, गैसेस लाइक हाइड्रोजन, तो फिर कार्बोनिक एसिड कैसे बनेगा? आपके नेचर में कार्बोनिक एसिड बना कि हमारे पास, हमारे नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी भी गिरता है, तो ये पानी CO2 के साथ मिक्स होकर कार्बोनिक एसिड बन के गिरता है नीचे। जो हमारी जो एसिड रेन है मेन तो खैर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ही है, पर क्योंकि ये एक वीक एसिड होता है ना, तो इसलिए एसिड रेन में हम इसको काउंट नहीं करते, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड। ऑलरेडी दो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जो गिर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ओके, यानी कि गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
dissolve in water only to a small extent. Dissolve in water only to a small extent. Only to a small extent. Whereas gases like CO2, whereas gases like CO2, whereas gases like CO2, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दोनों का देखो फॉर्मूला सेम है HCl, बट जब वो गैस के फॉर्म में होती है तब उसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोला जाता है, और जब वो एसिड होती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं. इसको हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड नहीं बोलेंगे ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है. और जब तक वो गैस के फॉर्म में तो इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. ठीक है. HCl, NH3 ammonia, etc. are highly soluble. Etc. are highly soluble. ठीक है. Full stop. The greater solubility of these gases is due to their the greater solubility of these gases the greater solubility of these gases is due to their reaction with the solvent. Is due to their reaction with the solvent. ठीक है. सेकेंड लिखना टेम्परेचर. इसका पहला फैक्टर हो गया नेचर, सेकेंड है टेम्परेचर. वहां आपने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एंडो एंड एक्सो, बट गैसेस की सॉलिबिलिटी हमेशा डिक्रीज करती है टेम्परेचर को. मतलब आप ये बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी हमेशा कम ही होगी गैसेस की. ठीक है. तो लिखेंगे द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विथ the solubility of a gas decreases with increase in temperature. ठीक है. The solubility of a gas decreases with increase in temperature. That is it is an exothermic process. That is it is an exothermic process. Exothermic process. Gas plus solvent gives solution plus heat. एक्सोथर्मिक. अगेन आप अगर ली चैट लगाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, और टेम्परेचर डिक्रीज कब होगा, जब हीट एब्सॉर्ब होगी, यानी कि रिवर्स फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि सॉल्युबिलिटी कम होगी. तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज. ठीक है. अप्लाइंग ली चैटलर प्रिंसिपल लिख लो. अप्लाइंग ली चैटलर प्रिंसिपल, increase in temperature, applying Lee Chatelier principle, increase in temperature would shift the equilibrium, would shift the equilibrium, would shift the equilibrium in the backward direction, in the backward direction. That is solubility decreases. ठीक है. चलो थर्ड लिखना प्रेशर. प्रेशर थर्ड फैक्टर है प्रेशर. ब्रैकेट में लिख लेना हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ मतलब आप ये बोल सकते हो कि हेनरी लॉ किस पे डील करता है. इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ
pressure on solubility of gas. समझ रहे हैं? हेनरी लॉ किसके बारे में किससे डील करता है? इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड. ठीक है, तो ये इन्होंने ही स्टडी किया था प्रेशर का इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, इसलिए इन्हीं के नाम से लॉ भी है. तो नीचे लिखना, हेनरी लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज. हेनरीज लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज. हेनरीज लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज. हाइफन डाल के लिखेंगे, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन solvent या given volume of the mass of a gas dissolved in a given volume of the liquid. The mass of a gas dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं ना, क्योंकि हम प्रेशर की स्टडी कर रहे हैं. मालूम पड़ा है यहाँ पे टेम्परेचर भी कम ज्यादा हो रहा है तो उससे भी सॉलिबिलिटी इफेक्ट करेगी. बट क्योंकि हम अभी सिर्फ प्रेशर का स्टडी कर रहे हैं तो एक फैक्टर को कांस्टेंट रख दो, तभी तो आप दूसरे फैक्टर के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाओगे ना. वरना आपको समझ में नहीं आया कि ये इंक्रीज या डिक्रीज सिर्फ प्रेशर के कारण हो रहा है कि टेम्परेचर के कारण भी हो रहा है. ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid. The pressure of the gas present in equilibrium with the liquid. मतलब अगर ये एक कंटेनर है मान लीजिए, है ना, और यहाँ एक लिक्विड है और ये क्लोज्ड कंटेनर है लेट्स से, है ना, और यहाँ पे एक लिक्विड है और यहाँ एक गैस है. ठीक है, अब इस गैस के ऊपर इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में प्रेशर होगा ना, उसी को तो अपन गैस का प्रेशर बोल रहे हैं. वो यहाँ पे भी टकरा रहे होंगे, आपस में भी टकरा रहे होंगे, तो जितना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर होगा ना एक दूसरे का, उतना ज्यादा उनकी सॉलिबिलिटी होगी उस लिक्विड पे. मान लीजिए अब आपने इसमें ऊपर से एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन से आप इसमें नीचे प्रेशर दे रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना. एक पॉइंट आएगा कि ये दोनों लिक्विड, ये गैस और ये लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. नाउ नो मोर गैस विल डिसॉल्व इन इट. और वहीं आपने ऊपर से प्रेशर इंक्रीज कर दिया. आपने क्या कर दिया, ऊपर से कुछ वेट्स रख के प्रेशर को इंक्रीज कर दिया. तो उससे क्या होगा, नाउ मोर एंड मोर गैस विल बी सॉल्युबल इन वाटर या लिक्विड. ठीक है, तो जो अपन ने स्टेटमेंट लिखा उसके हिसाब से क्या होगा, m यानी कि मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस. यही है हेनरी लॉ, है ना. और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए अपन एक कांस्टेंट लगा देते हैं k. ठीक है, m इज इक्वल्स टू kp. ठीक है, वेयर m क्या है, मास ऑफ गैस डिसॉल्विंग, p है उस गैस का प्रेशर. ठीक है, तो ये तो एक स्टेटमेंट हुआ. बट अभी क्योंकि ये मास के टर्म्स में है ना, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि प्रेशर को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं. मास के बजाय हम पहले मास को मोल में कन्वर्ट कर दें और उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लें. अब तो कर सकते हैं ना ये सारी चीजें. हमने इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए, नहीं करते करते मेरे ख्याल से 12-15 न्यूमेरिकल कर लिए हमने. 3 सॉल्व एग्जाम्पल थे, 5 अनसॉल्व इंटेक्स क्वेश्चन थे और 5 और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे. हमने लगभग 12-13 क्वेश्चन कर लिए हैं मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी के ऊपर. ठीक है, तो मास को कैसे मोल में कन्वर्ट करेंगे और कैसे मोल बाय मोल करके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ये हमें आता है. राइट, तो एक स्टेटमेंट और लिखते हैं, नीचे लाइन में लिखना, हेनरी लॉ में ऑल्सो बी स्टेटेड एज
Henry law may also be stated as the solubility of a gas in a liquid, the solubility of a gas in a liquid the solubility of a gas in a liquid at a particular temperature, at a particular temperature, at a particular temperature is directly proportional to the is directly proportional to the is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid. Pressure of the gas in equilibrium with the liquid. Pressure of the gas in equilibrium with the liquid at that temperature. At that temperature. इस स्टेटमेंट और इसके ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या फर्क दिख रहा है, देखो आप लोग. इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से तो पूरा सेम है ना, बस हमने पहला टर्म चेंज किया है. वहां हम मास बोल रहे थे, यहां हमने उसको सॉलिबिलिटी नाम दे दिया. एक ही मतलब है ना. सॉलिबिलिटी का मतलब तो यही होता है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्विंग इन दैट लिक्विड, उसी को तो सॉलिबिलिटी बोलते हैं. और इसी सॉलिबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे m की जगह क्या आ जाएगा, x. अभी हम मास लिख रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में. ठीक है, एक लाइन और लिखना. इफ वी आर एक्सप्रेसिंग सॉलिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, if we are expressing solubility in terms of mole fraction, if we are expressing solubility in terms of mole fraction, then Henry's law can be written as Henry's law can be written as XA directly proportional to PA. A एक गैस ले लिया अपन ना, where XA is the mole fraction of gas A, mole fraction of gas A, and PA is the partial pressure of the gas, and PA is the partial pressure of the gas above the solution. Partial pressure of the gas above the solution. अभी एक नया वर्ड और आ गया, पार्शियल प्रेशर, है ना. अभी तक तो अपन सिर्फ प्रेशर ही बोल रहे थे. अब पार्शियल प्रेशर क्यों इंक्लूड कर रहे हैं अपन, एक वर्ड. मान लीजिए अगर एक कंटेनर है ना, और उसके अंदर दो गैसेस हैं, गैस ए और गैस बी. ठीक है. मान लीजिए गैस ए का क्वांटिटी आपने ज्यादा लिया है और गैस बी का क्वांटिटी आपने कम लिया है. दो गैस है ना भाई, एक ए नाम की गैस है और एक बी नाम की गैस है. लेट्स से आपने इसको 5 मोल लिया है और इसका आपने 3 मोल ही लिया है. तो जाहिर है इसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो इसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो ये सॉल्युबल भी ज्यादा होगी लिक्विड में. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं. तो इसमें पार्शियल वर्ड क्यों यूज किए, देखिए अब जितना भी प्रेशर लग रहा होगा ना, वो अकेले ए के कारण नहीं है या अकेले बी के कारण नहीं है, दोनों के मिला के कारण है. समझ रहे हो. मतलब यहां पे आप बोल सकते हो कि टोटल प्रेशर, अगर यहां पे मैं एक बैरोमीटर लगा दूं, है ना, यहां मैं अगर एक बैरोमीटर लगा दूं, तो इस तरफ लगा देता हूं, तो ये जो प्रेशर मेजर करेगा वो दोनों का एडिशन होगा, पी ए प्लस पी बी. और अगर मैं इंडिविजुअल एक की प्रेशर की बात कर रहा हूं तो मैं पार्शियल वर्ड यूज करूंगा. पार्शियल में तो समझते हैं आप, कंप्लीट का कुछ पार्ट, पार्शियल.
तो कंप्लीट प्रेशर P है दोनों गैस का मिला के, उसमें से A का प्रेशर है PA, तो उसको नाम अपन अब प्रेशर नहीं देंगे, बस पार्शियल प्रेशर एक वर्ड उसमें अटैच कर देंगे। एक्चुअली आप लोग के 11th में एक चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, जो ओमिट हो गया था, उसमें एक और लॉ अपन पढ़ते, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये डाल्टन्स का ही लॉ है कि अगर दो गैस है ऊपर तो प्रेशर दोनों का मिला के आता है टोटल प्रेशर, और वो टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ बोथ द गैसेस। ये है वो लॉ, लॉ ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर है लॉ? अब उसमें भी उन्होंने ये बोला था कि किसी का भी एक का जो प्रेशर होगा वो कैसे निकालेंगे, उसके मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आपने ए का वैल्यू या ए का नंबर ऑफ मोल ज्यादा लिया है तो पीए की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर आपने बी को ज्यादा लिया है तो पीबी की वैल्यू ज्यादा होगी। राइट सी बात है ना? अगर आपने एक गैस को 5 मोल लिया, बी को 3 मोल लिया, तो ऑब्वियसली पीए ज्यादा होगा, पीबी कम होगा। समझ रहे? आप यूं समझ लो कि अगर टोटल 8 बार का प्रेशर लग रहा होगा टोटल, तो उसमें से 5 बार ए के कारण है और 3 बार बी के कारण है। ऐड करने पे 8 आना चाहिए, है ना? तो उनका एक और स्टेटमेंट इसके बाद क्या था कि पीए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू टोटल प्रेशर। एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर मतलब 8। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे कैसे हो जाएगा, 5 ए के कारण था, टोटल कितना है 8 इंटू 8, टोटल मोल 8 हुआ ना, 5 प्लस 3 8, तो 8 और 8, और ये 8 कौन सा है, 8 बार टोटल प्रेशर। आप ये समझ सकते हो कि अपन उसका रेशियो निकाल रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये डाल्टन्स का थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट यूज होगा, है ना? समझ गया ना? ये अब स्टेटमेंट, ये वाला पार्ट, है ना, वेयर एक्स एंड पी ए आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर उसका क्या प्रेशर है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, नाउ टू रिमूव दैट प्रोपोर्शनलिटी साइन, नीचे लाइन में लिखो एक्स ए इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी ए, के एच इंटू पी ए। तो अपन ने यहां पे नाम दे दिया ना ए गैस, अगर नहीं होता तो पी इज इक्वल एक्स इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी, यही होता। ठीक है, अपन ने नाम दे दिया उसको ए गैस, तो एक्स ए उसका मोल फ्रैक्शन हो गया, पी ए उसका पार्शियल प्रेशर हो गया, और के एच इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, ये लिख लिया अलग स्टेटमेंट, नीचे लिख लो वेयर के एच इज द, वेयर के एच इज द, वेयर के एच इज द हेनरीज कांस्टेंट। What will be the unit of KH? Anyone? KH का यूनिट क्या होगा? एक मिनट, हाँ एक मिनट, आपने XA को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA लिखा है ना? एक मिनट, वो ठीक है, वाला स्टेटमेंट ठीक है, पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना एक कांस्टेंट को, तो उसको थोड़ा लिखने का तरीका ऐसा करना। ऐसा क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे आप लोग ओम्स लॉ पढ़ते थे, याद है? वहां हम लिखते थे क्या थे स्टेटमेंट, ध्यान देना, हम स्टेटमेंट कैसे लिखते थे कि करंट flowing is directly proportional to the potential difference applied across it। मतलब पहले करंट बोल रहे हैं, बाद में पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं ना, बट लिखते कैसे थे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं बोलते थे, क्योंकि I की वैल्यू V पे डिपेंड करती है, वैसे ही प्रेशर की वैल्यू X पे डिपेंड करती है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? X जितना ज्यादा होगा ना उस गैस का मोल फ्रैक्शन, उतना ज्यादा उसके कारण प्रेशर होगा। इससे भले बोलते समय हम मोल फ्रैक्शन पहले बोल रहे हैं, बट जब हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे हम ओम्स लॉ में बोलते समय करंट को पहले बोलते हैं कि द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, बट लिखते समय अपन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, ना कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है ना? वैसे ही यहां भी है, हम स्टेटमेंट में भले पहले मोल फ्रैक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं, बाद में प्रेशर वर्ड यूज कर रहे हैं, बट आप लिखते समय इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हाँ अब बताइए मुझे KH का यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ KH? हाँ जी,
हाँ, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, तो केएच का यूनिट प्रेशर के यूनिट के बराबर ही होगा, बार या किलो बार। ठीक है, तो लिख लो नीचे, द यूनिट ऑफ केएच विल बी, द यूनिट ऑफ केएच विल बी, the unit of KH will be ATM slash bar और किलो बार। ठीक है, एक फाइनल स्टेटमेंट और लिख लो हेनरी लॉ का, जो अब अपन यही यूज करेंगे। इसके पहले दो लिखे अपन, एक बार मास बोले, एक बार सॉलिबिलिटी बोले, अब क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। फाइनल स्टेटमेंट, चलो लिखो, मतलब अल्टीमेटली याद यही वाला करना है, समझ रहे हो ना। बट पहले दो भी समझने के लिए जरूरी है कि पहले अपन मास ऑफ गैस बोले, फिर अपन ने उसको सॉलिबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर जब उस सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस किया, तो फाइनल स्टेटमेंट ये हो जाएगा हेनरी लॉ का। तो लिख लो फाइनल, हेंस हेनरी लॉ कैन बी स्टेटेड एज, हेंस हेनरी लॉ कैन बी स्टेटेड एज, ऊपर के दो भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, बट अल्टीमेटली हम इक्वेशन यही यूज करते हैं, तो इसी का स्टेटमेंट भी लिखते हैं ना जब अपन इक्वेशन ये यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो कैन बी स्टेटेड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to the partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution, in the solution, in the solution। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये जो अपन ने स्टेटमेंट लिखा है मैथमेटिकल, पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू के एच या के एच इंटू एक्स ए, हाँ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप क्या होगा, kh, स्लोप विल बी kh। ठीक है, कैसे पता चला स्लोप kh है, आप इसको कंपेयर करो इक्वेशन को, y इज इक्वल्स टू एम एक्स से, पढ़ते हो आप लोग ये इक्वेशन है ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जहां पे m का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ दैट लाइन, और c का मतलब, यहां पे तो c नहीं है, c होता है इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो ये हो गया y एक्सिस में प्रेशर, x एक्सिस में मोल फ्रैक्शन, तो m के बराबर क्या हुआ, kh, स्लोप क्या होगा इसका, kh, स्लोप इज इक्वल्स टू kh। ठीक है, चलो नोट करके ना kh के बारे में कुछ लिखते हैं कि kh की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नोट करके लिखना, नोट, फर्स्ट पॉइंट लिखना नोट में, kh इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, पहला पॉइंट, kh इज अ फंक्शन ऑफ, kh इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। ऑक्सीजन का kh का वैल्यू अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, जैसे जैसे नेचर गैस चेंज हो रही है kh की वैल्यू चेंज होगी। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ kh, greater the value of kh, lower is the solubility of the gas। सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं अपन, greater the value of kh, lower is the solubility, lower is the solubility of the gas। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ध्यान देना, यहां पे हमारा इक्वेशन क्या था, पी ए इज इक्वल्स टू, हाँ एक्स ए इंटू के एच, ऐसा है। अब आप खुद देखो एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, पी ए अपॉन के एच, आया ना, होगा, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज डिसॉल्व्ड, राइट। तो अब अगर के एच का वैल्यू ज्यादा हुआ तो एक्स ए का वैल्यू कम नहीं होगा,
डिनोमिनेटर में है ना वो, तो वही अपन लिखे हैं, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉलिबिलिटी, XA का वैल्यू कम होगा। क्लियर है सेकंड पॉइंट? राइट, थर्ड पॉइंट अबाउट KH, the value of KH increases with increase in temperature. The value of KH increases with increase in temperature. The value of KH increases with increase in temperature. इससे अपन ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं कि अब देखो टेम्परेचर बढ़ा, KH बढ़ेगा और सॉलिबिलिटी कम होगी। यही तो अपन टेम्परेचर वाले पॉइंट में लिखे भी थे ना गैस में, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉलिबिलिटी कम ही होती है, एक्सोथर्मिक। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो के द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इट इज फॉर दिस रीजन, इट इज फॉर दिस रीजन, ये थर्ड नोट में ही लिख रहे हैं अपन, है ना। इट इज फॉर दिस रीजन, पर अगली लाइन में लिखना, इट इज फॉर दिस रीजन दैट एक्वेटिक स्पीशीज, ये उस दिन में डिस्कस किया था ना, it is for this reason that aquatic species feel more comfortable. It is for this reason that aquatic species feel more comfortable in कौन सा वाटर? कोल्ड वाटर, in cold water, in cold water, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, देन इन वार्म वाटर। ब्रैकेट में वार्म वाटर के ब्रैकेट में लिखना इन विच O2 dissolved is less, in which O2 dissolved is less, in which O2 dissolved is less। ठीक है, चलो इसका एप्लीकेशन पार्ट बचा है हेनरी लॉ का, जो मैंने उस दिन डिस्कस तो कर लिया था, अपन लिख लेंगे उसको, वही एनॉक्सिया और बेंट और कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम हाई प्रेशर में भरते हैं क्योंकि सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, और एनॉक्सिया का मैंने बताया था, और हम बेंट भी डिस्कस किए थे, स्कूबा डाइवर्स वाला। ठीक है, तो उसको लिख लेंगे, 3 एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के, तो इससे अपना फिर सॉलिबिलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।